नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है जो हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस हैं, यानी कि डेली 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि इतिहास से संबंधित हैं, उन पर बात करने का। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई जो अपडेट्स हैं वो आप तक टाइम से पहुंचती रहें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और पहला क्वेश्चन वो है, ये रहा, लिखा हुआ है भक्त तुकाराम किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। यानी कि भक्त तुकाराम के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस मुगल बादशाह के समकालीन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है। तो यदि हम भक्त तुकाराम की बात करते हैं तो भक्त तुकाराम जो थे वो ये माना जाता है कि जो भक्ति आंदोलन है, यदि आप भक्ति आंदोलन का टाइम पीरियड देखेंगे तो भक्ति आंदोलन जो है वो अकबर के शासनकाल में हुआ है। तो भक्त तुकाराम किसके समकालीन है? भक्त तुकाराम अकबर के समकालीन माने जाते हैं। यानी कि इसका सही आंसर क्या है? अकबर है। यानी भक्त तुकाराम किसके समकालीन है? अकबर के समकालीन है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है तुकाराम महाराष्ट्र के एक महान संत और कवि, वे उस समय भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। इन्हें तुकोबा भी कहा जाता है। तुकाराम को चैतन्य नामक साधु ने स्वप्न में रामकृष्ण हरि मंत्र का उपदेश दिया था। वे विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे, अतः सी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, किस मुगल बादशाह के काल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? यानी किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला जो है कारखाना स्थापित किया गया? तो हर किसी को पता है कि जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, क्योंकि जहांगीर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यानी कि अंग्रेजों के लिए बहुत सारी रियायतें दी थी, और इन्हीं रियायतों का फायदा उठाते हुए उनके द्वारा क्या है कि एक कारखाने की स्थापना भारत में की गई थी। डिस्क्रिप्शन देखिएगा क्या कहता है। डिस्क्रिप्शन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन वर्ष 1600 ईस्वी में हुआ। 1608 में मुगल अधिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत, यानी कि जो वर्तमान में गुजरात राज्य है, वहां पर एक छोटी व्यापारिक कॉलोनी स्थापित करने की अनुमति दी थी, और यह कंपनी की पहली कॉलोनी बन गई। भारत में मुख्यालय जहांगीर के काल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? अभी हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कह रहा था कि अंग्रेजों के द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो हमने कहा ये कारखाना कहाँ पर? सूरत में स्थापित किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सूरत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला कारखाना बनाया गया वो किस मुगल सम्राट के द्वारा परमिशन दी गई? तो ये था जहांगीर। जहांगीर के द्वारा क्या है, ये परमिशन दी गई थी कि अंग्रेज अपने इस कारखाने को वहां पर क्या है बना सकते हैं और वहां से क्या है इसके लिए संचालित कर सकते हैं। तो पहला कारखाना जहांगीर के शासनकाल में कहां पर बनाया गया? सूरत में बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1600 ईस्वी में हुआ। पहला कारखाना कब बना? 1608 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन वही जो हम पहले बात कर चुके हैं। लिखा हुआ है, प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों शुरू हो गया था? ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों शुरू हुआ? नंबर 1, बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते थे और इस प्रकार वैष्णववाद का हिस्सा बन गए। नंबर 2, अंतिम गुप्त राजा के समय तक मध्य एशिया की आक्रमणकारी जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। नंबर 3, गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के घोर विरोधी थे। यदि हम इस टाइम पीरियड को देखते हैं, मध्यकाल की यदि हम बात करते हैं, तो ये टाइम पीरियड गुप्त डायनेस्टी का है, और वहां पर जो है अवतारवाद की जो अवधारणा है वो सामने आ चुकी थी। और अवतारवाद का ये मानना है कि भगवान विष्णु के जो है विविध अवतार हुए हैं, और उन अवतारों में एक अवतार भगवान बुद्ध का भी हुआ। तो कहीं ना कहीं अब बुद्ध को भी भगवान विष्णु के अवतारों में एक माना जाने लगा, और बौद्ध धर्म का पतन इसी के कारण जो है शुरू हो गया, क्योंकि अब लोग भगवान विष्णु के अन्य रूपों की पूजा करने लगे, और भगवान विष्णु के एक रूप में ही क्या है भगवान बुद्ध माने गए, जो अभी तक यानी कि गुप्त काल से मध्य काल से पहले तक क्या था कि भगवान कहते हैं विष्णु के अवतार नहीं माने जाते थे,
वो बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हो गए। और इस प्रकार ये जो उस समय की व्यवस्था है वो बौद्ध धर्म को पीछे की ओर धकेल देती है। तो यहाँ पर जो कूट दे रखे हैं ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड, और लास्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, केवल पहला ही आपका इसमें सही है, बाकी के सारे उत्तर कैसे हैं, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी रहस्यवादी निम्नलिखित में से किस प्रथा को अपनाने के लिए जाने जाते हैं? यदि हम सूफी परंपरा की बात करते हैं और मध्यकालीन भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये जब बात हो रही है मुगल काल की, यानी कि तो वहां की जो बात हो रही है, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, वहां के बारे में पूछ रहा है कि मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस प्रथा को अपनाने के लिए जाने जाते हैं? तो पहला है आपका ध्यान और सांस पर नियंत्रण, बिल्कुल सही है। सूफियों ने अपने पहले चरण में ध्यान और सांस पर नियंत्रण को महत्व दिया। दूसरा है एकांत स्थान में घोर तपस्या करना। सूफियों का जो दूसरा स्टेप आता है वो एकांत में घोर तपस्या को बल देता है। तीसरा भी ठीक है। और सूफी की जो अंतिम विचारधारा आती है वो ये आती है कि अपने जो अनुयायी हैं उनके बीच में क्या है, गीतों को गाया जाए और उससे भगवान के उस परम आनंद को प्रदान किया जाए, जिससे क्या है भगवान की प्राप्ति होती है। तो यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन भी ये सही है, यानी कि सही आंसर इसका आता है डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों के तीनों सभी इसमें सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करें और बताएं कि उनमें से कौन उस समय उपदेश दे रहा था जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर जो था इसने अपनी सत्ता को संभाला। तो यदि हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं तो बाबर का जो टाइम पीरियड है, हम कहते हैं कि 1526 के आसपास जब इब्राहिम लोधी के साथ बाबर की पहली लड़ाई होती है और इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी की पराजय होती है, तो बाबर विजयी होता है और कहता है राणा सांगा के बुलावे पर जो है बाबर जो है भारत में कहते हैं प्रवेश करता है। तो उस समय जिस समय बाबर भारत पर शासन कर रहा है या इब्राहिम लोधी को जब वो पराजित कर रहा है, तो वहां पर गुरु नानक देव जो हैं, गुरु नानक देव अपने उपदेशों का जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो केवल दो, यानी कि बी ऑप्शन सही है कि गुरु नानक देव क्या है, अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। डिस्क्रिप्शन देखिए क्या कहता है। डिस्क्रिप्शन में दादू दयाल की अवधि 1544 से 1603 दे रखी है। गुरु नानक की अवधि 1469 से लेकर 1539 दे रखी है। त्यागराज का जन्म 1767 में हुआ, जबकि बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में क्या है, किसके लिए पराजित किया है, इब्राहिम लोधी को पराजित किया है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसके बीच में आता है। ठीक है, 1529 के आसपास कहता है बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर के समकालीन केवल एक ही संत जाते हैं और वो है अकबर, जो वो है आपके गुरु नानक देव, जो क्या है अपने गीतों का या कहें अपने जो परंपरा है उसका प्रचार प्रसार कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिला पदनामों का प्रयोग किया जाता था। सैन्य अधिकारी के लिए, गांवों के मुखिया के लिए, वैदिक अनुष्ठानों के विशेषज्ञ के लिए या शिल्प संघों के प्रमुख के लिए। यदि हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, वैदिक भारत की यदि हम बात करते हैं, मध्यकालीन यदि हम भारत की बात करते हैं, तो वहां पर मेहतर और जो पट्टकिला, ये दो पदनाम है, मेहतर और पट्टकिला, वो गांव के मुखिया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो जो गांवों का मुखिया है वो ग्रामीणी कहलाता है, जबकि यहाँ पर वो क्या कहलाता है, मेहतर और पट्टालिका। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि गांव के मुखिया के लिए पदनाम मेहतारा और पट्टकिला का इस्तेमाल किया गया है। मुंसिफ ए मुमालिक, महालेखाकार मुस्तफी ए मुमालिक, महालेखा परीक्षक उस समय में कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बाबर के आगमन के कारणों पर बात करिएगा। लिखा हुआ है उपमहाद्वीप में बारूद का परिचय। तो यदि हम उपमहाद्वीप में बारूद के परिचय की बात करते हैं तो ये बारूद का परिचय दिल्ली सल्तनत के दौरान ही होने लगा था। दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या है कि बारूद का परिचय भारत से हो गया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान ही क्या है,
मुगल काल से पहले ही दिल्ली सल्तनत आती है और वहां पर बारूद का प्रयोग होने लगा। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय। यदि हम मेहराब और गुंबदों की बात करते हैं तो कहा था कि बाबर के द्वारा कुछ ऐसा खास प्रयोग नहीं किया गया, तो ये भी नहीं है, पहला वाला भी नहीं था। डी, इस क्षेत्र में तैमूरी वंश की स्थापना, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबर के बारे में कहा था कि वो एक मंगोल तुर्क था, यानी कि वो तुर्क और मंगोल दोनों की तरफ से अपने संबंधों को रखता था। कहा था उसके पिता मंगोल जबकि माता उसकी तैमूरी वंश से आती थी, तो वो एक तैमूरी वंश की स्थापना है। तो इसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है कि इस क्षेत्र में तैमूरी वंश की स्थापना की, ये सही है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन केवल थर्ड यही सही जाता है, बाकी गलत जाते हैं। 8 का बी आंसर आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया। बाबर को पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया गया। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय दिल्ली सल्तनत के दौरान ही हो गया। गन पाउडर का परिचय 14वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नेतृत्व में तैमूरी वंश ने भारत को जीत लिया और भारत में तैमूरी राजवंश की सत्ता को स्थापित किया। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पर विचार करें और कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। लिखा हुआ है चंपक को मध्य भारत, दुर्गारा को जम्मू और कुलता को मालाबार। कुलता मालाबार नहीं है, पहली बात तो ये बता दूं आपको। ये क्या है, ये या ना होकर ये कुल्लू जिला है। कुलता क्या है, कुल्लू जिला है, जो कहां पर आता है, हिमाचल में आता है। कहां पर आता है, हिमाचल में आता है। जबकि जो दूसरा वाला है जो दुर्गारा है, यानी कि ये वाला जो है दुर्गारा है, ये जम्मू कश्मीर में, ये सही है। जबकि जो चंपक की यहाँ पर बात हो रही है वो मध्य भारत के क्षेत्र में नहीं आता है। वो कहां पर आता है अभी हम बात करते हैं। चंपक क्या है, यदि हम चंपक को देखें तो ये क्या है, ये चंबा है। चंबा ये भी कहां पर आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। तो लिखा हुआ है चंपका यानी चंबा हिमाचल प्रदेश, दुर्गारा जम्मू कश्मीर, और जो तीसरा है यानी कि कुल्लू या कुलता वो हिमाचल प्रदेश में है। 1 नवंबर 1966 को कुलता हिमाचल प्रदेश का एक जिला बना, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। लिखा हुआ है 10, क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध सितार एक ईश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। अच्छा, दूसरा है कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायतों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाया और जाति पदानुक्रम को खारिज कर दिया। तो इसमें दोनों ही सही है, ठीक है, यानी कि वो एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, और कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायतों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाया है, जाति पदानुक्रम को खारिज कर दिया, यानी कि इसमें सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत के इतिहास को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें मिलती हैं, यानी कि 10th का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप इसका डिस्क्रिप्शन चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। यदि हम भारतीय इतिहास में बंजारों की बात करते हैं तो बंजारों के लिए कहा था कि सामान्यतः ये व्यापारी थे और ये राजाओं के आदेश पर क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, खाद्यान्नों को बेचा करते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में या मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। तो मध्यकाल में सामान्यतः बंजारे कौन है, व्यापारियों की एक श्रेणी है। कौन है, व्यापारी है। लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनका इस्तेमाल शहर के बाजारों में अनाज पहुंचाने के लिए किया। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः व्यापारी थे। इसके अलावा जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में इनका उल्लेख किया है। उन्हें लमन, लंबाड़ी और बंजारी से कई अन्य नामों से भी जाना जाता था। वे उस जमाने में आमतौर पर व्यापारी ही हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि आप कृष्णदेव राय के बारे में जानते हैं तो कृष्णदेव राय एक महानतम शासक था जिसने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। कहा है कि कृष्णदेव राय की सहायता से ही पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था।
तो उनके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि की कर की दर निर्धारित की गई थी, बिल्कुल सही है। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है कार्यशालाओं के निजी मालिकों ने उद्योग कर का भुगतान किया, बिल्कुल। कार्यशालाएं मतलब जो वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है, यदि उनके निजी मालिक हैं तो वो भी एक पैसा कर पैदा करने का स्रोत है। तो जो कृष्णदेव राय हैं उनके द्वारा क्या है, इनसे भी जो है टैक्स वसूला गया। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। यानी कि एक और दो दोनों ही कथन आपके कैसे हैं, बिल्कुल इसमें सही है। 12 कैसे, कृष्णदेव राय के शासनकाल में भू राजस्व सरकार की आय का मुख्य स्रोत था। आमतौर पर सकल उत्पादन का 1/6 भाग राजस्व के रूप में एकत्र किया जाता था, लेकिन कभी कभी इसे बढ़ाकर 50% कर दिया जाता था। भूमि की उर्वरता के आधार पर भूमि पर कर की दर निर्धारित की गई थी। इसके अलावा निजी कार्यशाला मालिकों के द्वारा औद्योगिक कर का भुगतान किया गया था। लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस पार्टी के कंटरपति विंग ने अपने प्रमुख नेताओं में से एक के विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। और वो कौन सा था, तो जो नेहरू रिपोर्ट है, उस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसके विरोध में जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। यानी कि 13 का सी आंसर इसमें सही है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस रिपोर्ट के विरोध में इस लीग की स्थापना की गई। तो जो नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या है, इस लीग की स्थापना की गई थी। देखो लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ, जिन्होंने 1828 की नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट का विरोध किया और 14 मांगों का प्रस्ताव रखा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है इसमें कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी M.N. रॉय की एक प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। M.N. रॉय की पत्रिका के बारे में पूछ रहा है। तो M.N. रॉय की जो पत्रिका है उसका नाम भैया है मोहरा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक पत्रिकाओं का क्वेश्चन आएगा। तो M.N. रॉय की पत्रिका का नाम क्या है, यहाँ पर मोहरा है, और वही इसका सही आंसर मिलता है। M.N. रॉय यानी कि मनवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट समाचार पत्र मोहरा के संस्थापक थे। ये 1917 की क्रांति के बारे में भारतीय लोगों के लिए स्पष्ट जानकारी का स्रोत था। M.N. रॉय की महत्वपूर्ण पुस्तकें इस्लाम की ऐतिहासिक भूमिका, भारतीय संदेश, कारण, स्वच्छंदतावाद और क्रांति, ये थी। तो ये सारी किसके द्वारा, M.N. रॉय के द्वारा निकाली गई। लेकिन मोहरा जो पत्रिका है उसका संपादन किसके द्वारा किया गया है, M.N. रॉय के द्वारा ही किया गया। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित है। बक्सर की लड़ाई, मीर जाफर और क्लाइव, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि क्लाइव के साथ प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के संदर्भ में लड़ी गई। तो पहला वाला तो यही गलत है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ, ये बात सही है। बांडीवास की लड़ाई में क्या है कि इस लड़ाई में कैप्टन लाली की पराजय होती है और अंग्रेज जो है उसके कहते हैं कर्नाटक वार है, ये फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। चिलियावाला की लड़ाई डलहौसी बनाम मराठा, ये भी गलत है, ये भी इसमें नहीं आएगा। खारदा की लड़ाई निजाम बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है। तो कह रहे हैं सही सुमेलित तो केवल बी इसमें सही सुमेलित है कि बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। अब देखिएगा इनका सही जो है वो क्रम है क्या। देखो बक्सर की लड़ाई हुई 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान बंगाल के 3 नवाब मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में। यानी कि मीर कासिम, नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की जो तीनों की संयुक्त सेनाएं हैं वो बक्सर की लड़ाई के दौरान कैप्टन जो मुनरो हेक्टर मुनरो है उसके साथ लड़ रही थी।
और तो पहला ऑप्शन था आपका वहां पर दे रखा था किलाई, वो गलत हो गया। बांडीवास की लड़ाई 1761 में हुई, ये बात सही थी कि ये फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सर आयरेकूट की सेना के द्वारा फ्रांसीसी सेना को निर्णायक रूप से हराया गया। चिलियावाला की लड़ाई 13 फरवरी 1849 को द्वितीय आंग्ल पंजाब के चिलियावाला क्षेत्र में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और सिख सेनाओं के बीच में हुई। लॉर्ड गुप्त ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया और शेर सिंह ने सिख सेना का नेतृत्व किया। खारदा की लड़ाई 11 मार्च 1795 को निजाम और मराठों के बीच में हुई और इसमें क्या है कि मराठों की हार हुई। लिखा हुआ है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, इनको आपको सही सही लगाना है। देखो भैया, बंगाल का विभाजन 1905, बंगाल का विभाजन 1905, रोलेक्ट एक्ट 1919, ठीक है। लखनऊ समझौता 1916 और द्वैत शासन का परिचय आएगा ये 1929 के समथिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो जरा पहले लगा के देख ले हम 4 और सॉरी 1 4 1 3 2 ये होना चाहिए, सही है। सारे ऑप्शन ना आए तो जो आते हैं वो लगाएं और फिर देखिए क्या विकल्प में बैठ रहे हैं। मुझे 3 पता है, 4 1 3, तो 4 1 3 कहाँ पर बैठ रहे हैं, मेरे एक ही में बैठ रहे हैं, वो ये पी में, तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, यानी कि द्वैत शासन सबसे बाद में आएगा। देखते हैं क्या है। देखिए द्वैत शासन आया 23 दिसंबर 1919 में, ठीक है, ये भी सही है। 1 मिनट, ये है 23 दिसंबर 1919। रोलेक्ट एक्ट कब है, मार्च 1919, इसलिए पहला है वो दिसंबर में, तो सही आंसर आपका कौन सा है, बी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार आदिवासी लोगों के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया। ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज, और ये दलितों से संबंधित है। किससे संबंधित है, दलित। यहां पर महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया। बी आर अम्बेडकर के लिए अगर हम बात करते हैं तो दलितों का मसीहा। यानी कि ठक्कर बप्पा जो है इसमें सही आंसर है। ठक्कर बप्पा के द्वारा जो गुजरात की आदिवासी जनजाति है उसके लिए सबसे पहले क्या है, आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। अमृतलाल विठलदास ठक्कर यानी ठक्कर बापा के नाम से लोकप्रिय एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारत में गुजरात राज्य में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए काम किया था। उनके लिए पहली बार आदिवासी काम यह शब्द का इस्तेमाल इन्हीं के द्वारा किया गया। 88 क्वेश्चन, 12 डकैती से हम बर्रा डकैती कांड भी बोलते हैं, ये मिलता है भैया, बर्रा डकैती कांड। बर्रा डकैती कांड के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला प्रमुख उद्यम क्या था। बॉम्बे, कर्नाटक, पंजाब, पूर्वी बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी। यदि हम पढ़ते हैं तो ये बर्रा डकैती कांड जो हुआ, ये कहा था कि पूर्वी बंगाल जो आधुनिक हम बांग्लादेश की हम बात करते हैं वहां पर हुआ था। और इस बर्रा डकैती कांड में क्या है कि जो अंग्रेजों का शस्त्रागार था उस शस्त्रागार को लूट लिया गया था, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों के लिए आयुध की जरूरत थी, तो उसको लूट कर क्या है उसकी पूर्ति की गई। तो बर्रा डकैती कांड कहाँ से संबंधित है, पूर्वी बंगाल से संबंधित है। देखिए लिखा हुआ है कि पुलिन बिहारी दास ढाका अनुशीलन समिति के अध्यक्ष थे। बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल क्षेत्र के बर्रा में हुई जिसमें राज्य के खजाने को लूट लिया गया। पुलिन बिहारी दास इस साजिश का मास्टरमाइंड था।
तो क्वेश्चन कई बार पूछाता है कि जो बर्रा डकैती कांड है उसका मुख्य साजिशकर्ता कौन है, पुतिन बिहारी दास या पुलिन बिहारी दास, जबकि चटगांव शस्त्रागार जो आता है वो मास्टर सूरसेन के द्वारा यूज किया गया, वहां से आता है। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ये वर्तमान में भी जो है अस्तित्व में है। तो इसमें जो केवल आपका मुस्लिम लीग ये पाकिस्तान में चली गई, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ये नहीं है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये नहीं है। तो 19 में इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से कोई भी नहीं है। देखो ये पाकिस्तान में चली गई तो ये है नहीं, ये भी नहीं है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के साथ ही समाप्त हो गया और ये वाली भी समाप्त हो गई थी, तो इसमें से कोई नहीं। लिखा हुआ है मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकारुल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबी उल्लाह के द्वारा ढाका में की गई। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भारत की एक राजनीतिक पार्टी है, 19 मार्च 1940 को हुई। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। और अखिल भारतीय और ये दल भारत में स्वतंत्रता पूर्व समय के दौरान क्षेत्रीय स्तर के राजनीतिक दल थे। हालांकि केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी लगभग पूरे देश में बड़े पैमाने पर उपस्थित थी, को एक राष्ट्रीय पार्टी माना जा सकता है। यानी कि जो कांग्रेस है वो 1885 से इसकी स्थापना देखते तब से लेकर आज तक क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में विद्यमान रही है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन शुरू कहां से किया था? तो सविनय आंदोलन जो शुरू किया गया था वो दांडी मार्च से शुरू किया गया था। और सविनय आंदोलन में जो पहला आंदोलन था वो था नमक तोड़ो, नमक, ठीक है, नमक कर को समाप्त करने के लिए आंदोलन। नमक कर को तोड़ने के लिए दांडी से जो है इस यात्रा को शुरू किया गया। और कहा था गांधी जी ने 24 दिन में 280 मील की यात्रा तय करने के पश्चात, 280 किलोमीटर की यात्रा तय करने के पश्चात जो है नवसारी नामक एक जिला है वहां पर जाकर क्या है नमक को तोड़ा था। और ये जो कानून था सविनय आंदोलन, तो एक मिनट, सविनय आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? साबरमती से शुरू किया गया। बहुत क्षमा प्रार्थी है भाई, कहां से किया गया? साबरमती आश्रम से शुरू किया गया, साबरमती आश्रम से शुरू किया गया। और दांडी मार्च द्वारा यानी जो दांडी यात्रा है वो इसी सविनय आंदोलन के तहत थी। और दांडी नामक स्थान पर जो नवसारी जिला है गुजरात में, वहां पर गांधी जी ने क्या है एक मुट्ठी नमक उठाकर इस क्या कहते हैं कानून को, नमक कानून को तोड़ा था। तो कहां से शुरू किया गया? साबरमती। देखिएगा लिखा हुआ है गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च द्वारा अपना सविनय आंदोलन शुरू किया। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, शुरू किया गया है तो साबरमती आश्रम से क्या है ये आंदोलन शुरू किया गया है, जबकि दांडी में क्या है ये खत्म हुआ। अगर बात यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया जाए, अगर पूछा जाए किस आंदोलन के द्वारा ये सविनय आंदोलन शुरू हुआ, तो दांडी मार्च के द्वारा ये आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन शुरू कहां से हुआ? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, ठीक है। बात ये हो रही है यहाँ पर। 21 लिखा हुआ है वर्धा में जमनालाल बजाज के द्वारा सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर और बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज। यही गलत है। सत्य शोधक समाज की स्थापना अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि फुले के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, ना कि बाल गंगा तिलक।
तो इसमें यही आंसर आपका गलत है, 21 का डी, वो मेल नहीं खाता है, बाकी सारे इसमें सही है। देखो ये लिखा हुआ है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई थी। बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री डकैती के आधार के रूप में इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? तो ये समुद्री डकैती के रूप में जो है इसको पुर्तगालियों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि पुर्तगालियों के द्वारा ही इस मार्ग की खोज की गई थी। और पुर्तगाली अक्सर जो है हुगली में, सॉरी जो हुगली है यानी कि जो बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी में है, वहां पर जो है लूटपाट को अंजाम दिया करते थे। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी को समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के मालाबार तट पर कालीकट पहुंचने के बाद उनका भारतीय उपमहाद्वीप से सामना हुआ। पुर्तगालियों ने 1503 में भारत में कोचीन में अपना पहला किला स्थापित किया था। 1922 की साराबंदी कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 1922 के साराबंदी यानी कि कर नहीं आंदोलन का जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और यहीं पर जो है उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने जो है कर ना देने का उन्होंने यहाँ पर नारा दिया था। ठीक है, उनके द्वारा दो आंदोलन चलाए गए, एक है 1922 का गुजरात का साराबंदी अभियान और दूसरा है बारदोली का 1928 का अभियान। और यहीं पर जो वहां की महिलाओं के द्वारा 1928 के बारदोली आंदोलन के दौरान क्या है, जो गुजरात की महिलाएं उनके द्वारा सरदार पटेल के लिए सरदार की उपाधि से विभूषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में यहां पर जरा देखिएगा और नीचे देखिएगा, ऊपर ABCD करके 4 कूट दे रखे हैं और नीचे उनकी एक सूची दे रखी है और इनका आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो जरा देखते हैं कैसे कैसे इनके मिलान होते हैं। लिखा हुआ है बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल यानी कि विनिमय अधिनियम 1773 के अधिनियम के द्वारा जो है कार्नवालिस युद्ध समय तक, अगर आपने पढ़ा हो कि वारन हेस्टिंग्स आया था और वारन हेस्टिंग्स के बाद में आप कार्नवालिस को पढ़ते हैं, तो वही यहाँ का क्या है गवर्नर जनरल की यदि हम बात करते हैं वो हो रहा है। तो इसमें जो ए के साथ थर्ड होना चाहिए, ए के साथ कौन सा होना चाहिए, 3 लिखा हुआ है। भारत के गवर्नर जनरल चार्टर अधिनियम 1833 के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, देखते हैं। एक मिनट लिखा हुआ है बंगाल में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन कौन था? तो इसमें आपके जा रहे हैं इसके जरा डिस्क्रिप्शन की ओर चलते हैं, जरा थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे रखा है तो इनके हम सीधे वहीं पर देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है कार्नवालिस फरवरी 1786 में ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ और फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के गवर्नर दोनों के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यानी कि जो पहला वाला है ए का थर्ड, यानी ए का हो गया थर्ड, कौन सा वाला आपका, ये वाला, ये ए के साथ सुमेलित है। लिखा हुआ है लाल डलहौजी 1848 से 56 में चूक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, देखिएगा ये है, इसके साथ कौन है, ये वाले बी, यानी कि 2। ठीक है, तीसरा है भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत, तो इसमें है आपके 4 इलियट मरे किलिंगमैन अर्ल ऑफ मिंटो। ठीक है,
और अंतिम है गवर्नर जनरल और क्राउन के प्रतिनिधि के तहत लुइस माउंटबेटन, ये है। तो ये इस प्रकार से सीरियल लगा हुआ है इनका, इनको आपको मिलाना है। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कुछ मुझसे। A3, बी का सेकेंड, सी का 4, डी का 5, ठीक है। अच्छा, ऊपर 4 ऑप्शन है, नीचे 5 ऑप्शन है भैया। तो यहाँ पर जो एक वाला जो पहला ऑप्शन है वो किसी में नहीं शामिल होगा, बाकी के आपके शामिल होंगे। तो ये लुइस माउंटबेटन है, ये डी में शामिल होंगे, तो ए, बी और ये सी में शामिल होंगे। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, ये ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन आज का जो दे रखा है वो स्क्रीन पर ये है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था। तो 1934 में स्वराज पार्टी, 1936 में कांग्रेस पार्टी, 1942 में मुस्लिम लीग या 1946 में सर्वदलीय सम्मेलन। तो 1936 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या है, सबसे पहले भारत के 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा सबसे पहले क्या है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार जो है वो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 में से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में स्थापित किया गया। अध्यक्ष के रूप में CR दास, सचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू। 1934 में स्वराज पार्टी ने भारत के लिए संविधान बनाने का विचार दिया था, अतः एक विकल्प सही है। ठीक है, यानी कि 1934 में सबसे पहले क्या है कि भारत के लिए एक जो है संविधान बनाने के जो सुझाव है वो दिया गया, और वो दिया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा, जिसे मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।